नमस्ते, थर्ड आई में आपका स्वागत है। 2 हा एक बड़ा हादसा देश में, मतलब इससे ज़्यादा त्रासदी की क्या बात हो सकती है कि हमारे करीब 300 के लगभग लोगों का एक तरह से क्या बोलेंगे उसको, मारे गए। मैं दूसरा एक बड़ी खबर ये है कि इज़राइल ने अब ईरान के ऊपर हमला कर दिया है। दुनिया के सामने ये जो ताकतवर लोग हैं उनका और बाकी लोगों का विद्रूप चेहरा सामने आ गया है। कहते कुछ हैं, करते कुछ हैं। उसको कैसे भी जस्टिफ़ाई करें, लेकिन पूरा हमला इज़राइल ने कर दिया है। लेकिन मुझे लगता है कि आज ज़्यादा ज़्यादा ज़रूरत है उस अहमदाबाद हादसे की बात करना, क्योंकि वो संवेदनशील मामला है। अ, लोगों की जान गई है। हालाँकि हमारे अमित शाह साहब का कहना है कि एक्सीडेंट तो हो सकते हैं, बिल्कुल एक्सीडेंट हो सकते हैं। इसमें कहीं कोई केदारनाथ हादसा हुआ था, लेकिन कुछ एक्सीडेंट होते हैं जो अ, फ़ोर्स में जो इस तरह की वज़ह से होते हैं कि आपके हाथ में कुछ नहीं है। लेकिन जब ड्रीमलाइनर जैसा एक कोई वायुयान या इस तरह का एक्सीडेंट होता है तो थोड़ा क्षोभ, खींच, गुस्सा इसकी मिली-जुली प्रक्रिया इसलिए होती है कि ये तकनीकी कारणों से हो सकते हैं। तकनीक ने हमें बहुत सी चीज़ें अगर दी हैं कि जल्दी-जल्दी आप पहुँच सकते हैं, बहुत सी चीज़ें हैं, तो ये तकनीक का एक एक दूसरा पक्ष भी है। और मुझे ऐसा लगता है कि तकनीक में एक चीज़ बिल्कुल कॉपी बुक है। आप तकनीक का सम्मान करेंगे, तो तकनीक आपका सम्मान करेगी। आप तकनीक को ज़रा भी इग्नोर करेंगे, 0.01% भी इग्नोर करेंगे, तो तकनीक उसका उसका जो जो ये ड्रीमलाइनर वाला हुआ, वो उस तरह का हादसा है। मैं इसपे 3 तरह से देख रहा हूँ। सरकार का क्या रिस्पॉन्स है, उस पे चर्चा कर लें। जो एयरलाइन है उसकी उसकी तरफ से क्या है? एयरलाइन जब मैं कंप्लीट बात कर रहा हूँ तो टोटल एयरलाइन उसका सिस्टम, ऑपरेटिंग सिस्टम, बैकअप सपोर्ट, एटीसी, एयरपोर्ट, रख-रखाव, सर्व चीज़ें। और तीसरी चीज़ जो शुद्ध रूप से हमारे और आपके पर्सपेक्टिव से है, पैसेंजर के रूप में। हम सब लोग तो यात्री ही हैं। मैं इतना बताऊँ कि जैसे जो सबसे पहली बात मैं एयरलाइन की बात कर लूँ, बहुत से अब लेख आ रहे हैं। और बहुत से लेख आ रहे हैं जिसमें कुछ लोग कह सकते हैं कि नहीं, नहीं ये तो सिर्फ़ मतलब क्योंकि हादसा हो गया इस तरह की बात है। अ, लेकिन 2 चीज़ें फैक्ट बता दूँ, मैं इस समय दिल्ली में हूँ और मुझे कल बम्बई जाना है। मेरी भी जहाज़ एयर इंडिया की है। मेरे साथ मेरा परिवार भी है, मेरे परिवार के जो और लोग हैं उनका ये कहना है कि भई एयर इंडिया से नहीं चलेंगे, एयर इंडिया से नहीं चलेंगे। एयर इंडिया की विश्वसनीयता पे लोगों को पहले भी दिक्कत थी, अभी भी है। और ये बात आज नहीं, ये पिछले 2-4 महीने से जब भी मैं यात्रा कर रहा हूँ, कहीं एयर इंडिया की फ्लाइट मिलती है। एयर इंडिया की फ्लाइट में एक चीज़ ये है कि एक तो उसमें खाना मिलता है। तो एक बहुत से बड़े लोगों का काम ये हो जाता है कि यार एयर एयर इंडिया भी है, वो भी है, बराबर प्राइस है, तो एयर इंडिया में ज़रा खिलाते-पिलाते ले जाते हैं। ये मैं इसलिए बात कह रहा हूँ कि इस बात का कोई महत्व नहीं है, लेकिन ये बात एक फैक्टर होती है टिकट खरीदते समय। एयरलाइन की अगर बात कर लें तो आज प्रदीप सुरेन जी हैं, वो एविएशन कवर करने वाले पत्रकार हैं और उन्होंने एक लंबा ब्लॉग लिखा है। उन्होंने बिल्कुल साफ-साफ लिखा है कि आज की तारीख में अगर आपको ज़्यादातर पत्रकारों ने लिखा कि एयर इंडिया से यात्रा करने को सबसे लास्ट ऑप्शन रखते हैं। उनके लिए वो पहला ऑप्शन नहीं होता है। और मैं व्यक्तिगत अनुभव के हिसाब से एक और चीज़ बता दूँ, एयर इंडिया का जहाज़ में अभी लखनऊ से दिल्ली आ रहा था, 55 मिनट का फ्लाइट है, हमने करीब ढाई घंटे लगाए थे क्योंकि सवा डेढ़ घंटा वो दिल्ली के ऊपर चक्कर लगाता रहा। कुछ चीज़ें लोगों को लगता है कि ये कैसे हो सकती हैं। मैं कंपेयर इसलिए कर ले रहा हूँ कि कंपैरिज़न होगा और दोनों प्राइवेट प्लेयर हैं। इंडिगो का जहाज़ जो है, उसकी पंक्चुअलिटी काफ़ी बेटर है किसी भी और जहाज़ से। और इस देश में आपकी इस गाड़ी को पहले निकल जाने दिया जाए, आपको पार्किंग बेटर मिले, इसको किस तरह से किया जाता है शायद इंडिगो उसको बेहतर समझता है। लेकिन मैं उससे ये भी मतलब ये भी फैक्ट है कि इंडिगो का अभी तक के जो स्टैंडर्ड्स हैं, आज तक इस तरह का कोई रख-रखाव में या सर्विस के बारे में कोई ऐसी कंप्लेंट मेजर नहीं आई। टाइम से चलते हैं, उनको पार्किंग स्पेस भी बेटर मिल जाता है, उनको जो क्यू होती है वो भी उनकी उनकी क्यू उतनी लंबी नहीं होती है, एयर इंडिया की क्यू लंबी होती है। ये बात मैं सिर्फ़ इसलिए कह रहा हूँ कि कहीं न कहीं एयर इंडिया सरकारी थी, ये हम सबको पता है और ये
इस बारे में उन्होंने बहुत विस्तार से लिखा है कि जो एयर इंडिया का बोइंग 787 ड्रीमलाइनर है, उसको उसका उसकी मेंटेनेंस बहुत महँगी है। और जब ये तय हुआ कि इसको प्राइवेट हाथों में सौंपा जाएगा, तो सरकार की तरफ से ये क्योंकि जनरल इंप्रेशन ये जाता है कि टाटाज़ बहुत कीन थे, टाटाज़ एक समय कीन थे। लेकिन इस समय सरकार ने टाटा को एक तरह से ज़बरदस्ती करके टाटा के ज़िम्मे ये पुराने एयरक्राफ्ट और क्या-क्या उनको सौंपा। वो ले भी नहीं रहे थे, उसको पैकेज बना के और किसी तरह से उनके सिर पे ये मढ़े। अगर मेंटेनेंस कॉस्ट बहुत महँगी हो गई है क्योंकि ये शुरू से ही ड्रीमलाइनर के बारे में बहुत कई जगह लिखा गया है कि इसके इसके लिए नए आपको पुर्जे लाने होते हैं, नए मेंटेनेंस होती है, जो हमारे यहाँ नहीं लाए जा रहे हैं। ज़्यादातर उसमें जो पहले होता नहीं था, पहले अगर आपको याद हो कि गाड़ी में जो एक जनरल गाड़ी का मेंटेनेंस होता था, उस मेंटेनेंस में ये होता था कि अ, आप मैकेनिक के पास जाते थे और वो मैकेनिक जो है वो उसको कुछ लेथ-वेथ पे करके चालू कर देता था। आज की तारीख में एक पार्ट खराब हुआ उसको हटाइए और दूसरा करिए। अभी भी ऐसा माना जा रहा है कि एयर इंडिया किसी तरह से इसको मैनेज करता है। ये भी है कि इसके जैसा कहा जा रहा है कि इनके जो इंजीनियर दोस्त हैं कि इसके मतलब किसी तरह से बस चला ही रहे हैं। ये बात इसलिए भी और इम्पोर्टेंट हो जाती है कि इसी एयरलाइन से अब बहुत से मैं उसको रिपीट नहीं कर रहा हूँ, मैं इस हादसे की डिटेल्स में नहीं जा रहा हूँ, क्योंकि वो डिटेल्स आपने सब बहुत डिटेल है, उतना डिटेल मैं कवर भी नहीं कर पाऊँगा। लेकिन ये तो उस विमान में एक यात्री जो उस विमान से 2 घंटा पहले यात्रा किया था, उसने वीडियो तक जारी किया है, जो खस्ता-हाल है। तो वीडियो तो वो जारी कर सकता है विमान के अंदरूनी, कोई स्पेयर पार्ट का या उसका तो वीडियो जारी नहीं करता है। अब मेन ये है कि एक चीज़ ये फिर समझिए कि इसको ज़बरदस्ती दिया गया टाटाज़ को। क्यों टाटा का इसको नहीं लेना चाहते थे? खराब मैनेजमेंट की वज़ह से। टा जो एयर इंडिया का मैनेजमेंट था उसके एमडी साहब जो आईएएस हुआ करते थे वो ताज पैलेस में उनके सालों-साल उनके स्वीट्स रहते थे और इन सब पुराने यात्रियों को दुनिया भर में कहीं भी घूमने के पासेस मिलते थे। मैं उस पे नहीं जा रहा हूँ, वो इस समय नहीं है शायद बात करने का। लेकिन ये जब तक नए जहाज़ नहीं आएँगे तब तक ये चलेगा नहीं। नए जहाज़ आने में आजकल तुरंत तो होता नहीं है, 2-3 साल ऑर्डर दिया है टाटा ने नया एयर इंडिया ने जहाज़ का ऑर्डर दिया, उसमें 2-3 साल लगेंगे। लेकिन तब तक ये कैसे चलाया जाए? क्योंकि अगर आज आज इस इन जो खराब ख़स्ता-हाल हैं, वो बैठ जाएँ तो कंपनी बैठ जाएगी। मुझे ऐसा लगता है कि इसको ग्राउंड करना आवश्यक है क्योंकि जो अच्छा एक और चीज़ होती है ना कि ये जो आईसीएओ, एफएए और ये सब जो टीम है, इनकी रिपोर्ट कोई सार्वजनिक तो होती नहीं है। अच्छा सार्वजनिक भी हो तो हम और आप क्या समझेंगे कि इस रिपोर्ट का क्या मतलब है? ये बात मैं इसलिए कह रहा हूँ कि अगर ज़रा-सा भी कहीं है तो इन रिपोर्ट में ज़ीरो टॉलरेंस होना चाहिए। मैं एक आपको चीज़ बता दूँ, चेनाब के ऊपर जो रेलवे का ब्रिज बन रहा था, उसके कुछ सेफ्टी पैरामीटर्स थे। उसमें 15 साल मतलब करीब 12-15 साल लगे उस वो क्लीयरेंस नहीं हो रही थी। जब तक नहीं क्लियर करोगे तब तक हम इस ब्रिज को नहीं करेंगे। यहाँ पे ये कहना कि चिड़िया टकराने से और ये सब इससे कोई मतलब चिड़िया टकराने से जहाज़ नहीं गिर जाता है, ये ज़बरदस्ती की बातें चलाई जा रही हैं। लेकिन ये फैक्ट है कि इस समय किसी भी तरह से ये जो पुराने जहाज़ हैं और ख़ास करके बोइंग स्प्रिंग के जो ड्रीमलाइनर हैं, वो दुनिया में बहुत नहीं चल रहे हैं। और उस पे एक रिव्यू होके जब तक मेरा मेरा कहना ये है नहीं, रिपोर्ट आएगी तब ग्राउंड करेंगे नहीं, इट शुड बी द अदर वे राउंड। हम आज सब ग्राउंड कर दे रहे हैं बिकॉज़ मेंटेनेंस की दिक्कत है कहीं न कहीं। मेंटेनेंस नहीं है तो कहीं टेक्नोलॉजी की दिक्कत है। कोई कह रहा है कि नहीं उसके डेटा में दिक्कत थी, कोई कह रहा है कि नहीं उसके जो वेट बैलेंस था उसके जो भी दिक्कत है, कोई दिक्कत हुई है, जब तक वो दिक्कत जाँच से पता ना लग जाए कि क्या दिक्कत हुई है, जो जो मृतक हैं उनकी संख्या बहुत ज़्यादा है, वो करीब 300 के आस-पास हो रहे हैं। 242 में 241 मतलब एक व्यक्ति कैसे उसकी जान बची ये तो ईश्वरी मतलब ईश्वर अगर किसी को बचाने पे आ जाए तो मालूम नहीं, सब कुछ संभव है। जो स्टूडेंट्स जो बीजे मेडिकल कॉलेज था, उसके स्टूडेंट्स जो कोई खाना खा रहा था, कोई कुछ कर रहा था, उस समय उनके जो
तो बहुत ही दर्दनाक है, उसको मैं इसीलिए रिपीट नहीं कर रहा हूँ। 300 के लगभग लोगों की जान गई है। भारत का अब तक का सबसे खराब एयर हादसा है, जिसमें एयर एक्सीडेंट है। मैं ज़रा एक दूसरी बात पे भी करूँगा, ये तो एक बात हो गई। पैसेंजर के पर्सपेक्टिव से हम क्या करें? हमें हमारे पास ऑप्शंस क्या हैं? क्योंकि हम तो ब्लाइंडली जाते हैं। हमें आपने अडानी जी को एयरपोर्ट दे दिया है। अडानी जी अब वो जो व्हीलचेयर है उसका पैसा भी लेते हैं, अडानी जी पोर्टर का भी पैसा लेते हैं, अडानी जी पार्किंग का भी इतना ज़बरदस्त महँगा पैसा लेते हैं कि उसका कोई वही नहीं, लाइन लंबी-लंबी लगी रहती है, आप 5-5 6-6 मिनट लाइन में ही खड़े रहते हैं, उसके बाद अडानी जी पैसा लेते हैं। अडानी जी अंदर क्या-क्या अब अब उसपे तो रोने से कोई फ़ायदा नहीं, क्योंकि ठीक है, अडानी जी को अब आप हाथों में दे दिया है, जो भाई जिसको जहाज़ से यात्रा करनी है उसको अडानी जी करना होगा, उसमें उस बारे में क्या है। लेकिन एज़ एन पैसेंजर वी मस्ट से कि अगर अगर इस तरह का कोई हादसा है तो हम संवेद स्वर में कम से कम ये तो कह सकते हैं कि साहब, ये ड्रीमलाइनर या एयर इंडिया के जो है उसको ग्राउंड करिए। जब तक इसकी क्लीयरेंस नहीं हो जाती, टेक्निकली एक थर्ड पार्टी ऑडिट हो जाए, वो क्लियर करें, इंश्योरेंस उसको डबली चेक करे और फिर उसको आप एयरवर्दीनेस बनाइए। हादसा हुआ है, इससे बड़ा हादसा क्या हो सकता है कि अब ये कहना कि नहीं, ये तो कोई भी एक्सीडेंट हो सकता है, कोई भी एक्सीडेंट नहीं हो सकता है। और इस जगह पे बात आती है गवर्नमेंट रिस्पॉन्स की। मुझे अजीब-सा लगा ये गवर्नमेंट रिस्पॉन्स को, जब बात आती है तो लोगों को ये लगेगा ना कि भई हरदम आप गौ सरकार से सवाल पूछते हैं, हम और किससे सवाल पूछें? अगर ये हादसा हुआ है तो क्या मैं अपने स्कूल के अपने शिक्षक से सवाल पूछूँ? अगर ये हादसा हुआ है तो किससे सवाल पूछूँ? मैं तो सरकार से ही सवाल पूछूँगा। सरकार के पास अब कोई वायुयान भी नहीं है, सरकार ने सारे एयरपोर्ट भी बेच दिए हैं, करीब-करीब दे दिए हैं प्राइवेट हाथों में, जो जो बड़े एयरपोर्ट थे। अब सरकार का जो ना नागरिक उड्डयन विभाग है, सिविल एविएशन, उसके एक मंत्री के आर एम नायडू साहब अ, तेलुगु देशम पार्टी के, उससे पहले सिंधिया साहब थे। मैं इसलिए इस बात को उठा रहा हूँ, आपके पास अब एक ही काम रह गया है और आपका ये काम रह गया है कि 2 चीज़, पैसेंजर सर्विस, और पैसेंजर सर्विस का पहला सुरक्षा होता है। सेफ्टी इज़ द फर्स्ट कंसर्न। उसको चाय मिले ना मिले, उसकी कुर्सी गंदी हो, सस्ती हो, लेकिन जो जो सर्विस में जो सेफ्टी है, वो 1 से लेके 9 तक सेफ्टी की बात है। उसके बाद 10वें नंबर पे आता है कि ठीक है, टाइम कितना लग रहा है, अब बुरी हालत है एयरपोर्ट की। 2-2 घंटा, ढाई-ढाई घंटा आप बैठे रहिए, इतनी जल्दी जाइए, वो अंदर जाने नहीं देते हैं। वहाँ अगर आप जाके बोर्डिंग के जो गेट आपके पास है, बैठने की जगह नहीं है। इस पे मेरे ख्याल में के.आर.एम. नायडू साहब का कोई अभी तक मैंने ऐसा पॉज़िटिव नहीं देखा, और मुझे मुझे दुःख हुआ और अफ़सोस हुआ, जब के.आर.एम. नायडू साहब वहाँ जाके रील बना रहे हैं। और वो रील ऐसे ही नहीं बना रहे हैं, उस रील में फिर पीछे एक सैड धुन लगाई जा रही है, मतलब उसमें पूरा ये क्या हो गया है इस देश को? मैं अभी तक मुझे हरदम एक 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 कंसर्न होता था, मैं अपने घर में देखता था, अगल-बगल के बच्चों में देखता था कि जो नए बच्चे हैं, वो बिना कार्टून के, वो 99% घरों में अब कार्टून घुस गया है। ये 1 साल से लेके 10-12 साल तक के बच्चे कार्टून में ही रहते हैं। उसी उसके बिना वो खाना नहीं खाएँगे, उसके बिना वो कुछ नहीं करेंगे, उसके बिना वो सोएँगे नहीं, उसके बिना वो चुप नहीं रहेंगे, उसके बिना मतलब एक अफ़ीम की तरह हमने उनके हाथ में मोबाइल दे दिया और वो पूरे टाइम उस कार्टून में लगे। उसी तरह से सरकार में ये जो के.आर.एम. नायडू साहब हों, चाहे हमारे रेल मंत्री हों, इन सबको एक बीमारी हो गई है, क्योंकि बीमारी टॉप से आती है, रील बनानी, फ़ोटो खींचनी। क्या ये जगह थी जहाँ पे आप फ़ोटो खींचिए, फिर उसमें एक एडिटिंग करिए, फिर उसमें एक सैड धुन डालिए और फिर उसको रिलीज़ करिए? वाज़ इट रिक्वायर्ड? ज़रूरत थी? मेरे ख्याल में इस पे भी कोई रोक होनी चाहिए। इस पे भी रोक, ये आप एक रोक इन द सेंस, एक आप कुछ एक एसओपी बना लीजिए कि भाई जब ये हादसा होगा उसके 5 दिन तक, 6 दिन तक, 7 दिन तक किसी मंत्री कोई फ़ोटो नहीं खिंचवाएगा। लेकिन पहल तो मोदी जी को करनी होगी। मोदी जी मानते नहीं, मोदी जी बिना बिना फ़ोटो खिंचवाए मोदी जी मानेंगे नहीं। तो एक एक्सेप्शन कर दीजिए, जैसे इलेक्शन कमीशन ने किया है कि भाई बाकी सब लोग प्रचार नहीं कर स तो बंद हो जाएगा, लेकिन मोदी जी प्रचार कर सकते हैं, मोदी जी ये कर सकते हैं। एक्सेप्शन कर लीजिए कि ठीक है, मोदी जी
जब चाहें तब फ़ोटो खिंचवा सकते हैं, जहाँ चाहें वहाँ फ़ोटो खिंचवा सकते हैं। लेकिन बाकी कोई फ़ोटो खिंचवा के अगले कम से कम 5-6 दिन फ़ोटो मत डालिए, क्योंकि ये फ़ोटो प्रेम जो है, बहुत असंवेदनशील होता है और वो कभी-कभी लगता है कि वो चिढ़ा रहा है। आपने अनाउंस कर दिया 1-1 करोड़ रुपया हम सबको दे रहे हैं, 1-1 करोड़ रुपया जान की कीमत नहीं होती। जान की कीमत अगर एक जान दी गई है, उस पे कुछ जाँच करिए, कोई करेक्टिव मेजर्स करिए। आप टाइमलाइन दीजिए, कहिए कि भई हम इसको 30 दिन में करेंगे, 30वें दिन आके बताइए किया, नहीं किया तो अब इन कारणों से पूरा नहीं कर पाए, कुछ तो इस पे बोलिए। ये चुपचाप बैठे रह जाने से काम नहीं होगा। बाकी मोदी जी गए, अमित शाह गए, अच्छी बात है, बिल्कुल जाना चाहिए क्योंकि आप सरकार हैं, आप ये जब जाते हैं। लेकिन जब आप यहाँ जाते हैं और एक मैन मेड है, बहुत बड़ी त्रासदी है, कंपेयर नहीं करना चाहिए। लेकिन जब कंपैरिज़न मेरे हिसाब से यहाँ पे अगर आँसू पोंछने का है, बिल्कुल आँसू पोंछने की ज़रूरत है। सरकार ऐसे ही समय के लिए होती है कि वहाँ खड़ी रहे। लेकिन इसके इससे जब आपको छुट्टी मिल जाए, इससे जब 2-4 दिन बाद अहमदाबाद से अगर आप निकलिए, तो मेरे ख़्याल में अहमदाबाद से निकल के पहले आप पहलगाम और फिर मणिपुर भी अगर एक चक्कर लगा लेंगे, लोगों के आँसू पोंछ लेंगे, तो आप अपने उस कर्तव्य से जिसके लिए इस देश ने आपको चुना है, तो लगेगा कि कोई व्यक्ति है जो ये कर रहा है। एक बुरा हादसा है, मैं इज़राइल और ईरान की बात कभी और करूँगा, कल कर लूँगा, बाद में कर लूँगा। लेकिन ये हादसा हमारे और आपकी तरफ मंडरा रहा है। हमको और आपको इसके बारे में ज़रूर कम से कम कुछ नहीं तो व्हाट्सएप करिए, ईमेल करिए, क्योंकि जो भी हवाई हवाई यात्रा कर रहे हैं, अगला नंबर उनका भी हो सकता है। थैंक यू सो मच।